Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 4, Block 4, MPCE 033, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. This is the last video of this subject. So let us start with the topic. फर्स्ट टॉपिक इन टुडेज वीडियो इज इंटर ग्रुप रिलेशंस, यानी हम ग्रुप के बीच में किस तरह के रिलेशंस होते हैं और कैसे वो कोऑर्डिनेट करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, वो हम यहाँ पे देखते हैं. सो जो इंटरवेंशंस है वो हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उसमें ग्रुप्स के जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके बीच का इंटरेक्शन इम्प्रूव हो जाए. और जो इंटरवेंशंस हम यूज करते हैं उसमें जो लोग हैं ग्रुप्स के, वो अपने बैकग्राउंड किस तरह की उनकी प्रॉब्लम है, उनके बैकग्राउंड में मतलब उनके डिपार्टमेंट में जो प्रॉब्लम्स है और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स है उसको मैच करते हैं और ये एड्रेस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को और उसके सॉल्यूशंस को भी. तो इंटर ग्रुप अगर कॉन्फ्लिक्ट मॉडल एक मॉडल है जिसमें हम ये देखते हैं कि दोनों ग्रुप्स के बीच में क्या इश्यूज आ रहे हैं और फिर कंसल्टेंट उनको हेल्प करता है समझने के लिए कि ये इश्यूज क्यों आ रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस जिस वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं, और फिर वो अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस जो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए उस पर वर्क करते हैं. सो पहली जो इंटरवेंशन बताई है वो है पार्टनरिंग. पार्टनरिंग एक प्रोडक्टिव टेक्निक है किसी सिचुएशन में जहां पे दो या दो से ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो साथ में मिलके अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स जो उनके अंदर हो रहे हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहे हैं, उस पर वर्क करते हैं. सो पार्टनरी का मतलब है दो ऑर्गेनाइजेशन है ना, और दोनों ही पार्टनरशिप में अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में कॉमन है. सो ऑब्जेक्टिव इसमें क्या होगा कि इफेक्टिव प्रॉब्लम फाइंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जो टीम है वो एक मैनेज की जाएगी दोनों पार्टीज से, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन से कुछ मेंबर होंगे, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कुछ मेंबर्स होंगे, और फिर ये लोग आपस में एक सिंगल कल्चर क्रिएट करेंगे जहां पे ये सब मिलके अपने अपने आइडियाज देंगे, गोल सेट करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया जाता है. तो जब ये पार्टनरिंग में बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि दोनों की प्रॉब्लम सेम है, तो और इनकी टीम के डिफरेंट मेंबर्स जब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आसान हो जाता है ऑब्जेक्टिव ढूंढना और गोल की तरफ वर्क करना. सो बेटर रिजल्ट्स भी इनको मिलते हैं. नेक्स्ट जो है वो है थर्ड पार्टी पेस मेकिंग एट ग्रुप लेवल, यानी जो कंसल्टेंट होता है वो कन्फ्रंट करता है कि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं. तो बेसिकली जब थर्ड पार्टी पेस मेकिंग की बात आती है तो इसमें कन्फ्रंट्रेशन इज द टर्म दैट वी हैव टू यूज. सो उसमें ये देखा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो ये जो कंपनी है जिसके कॉन्फ्लिक्ट से ढूंढ रहा है कंसल्टेंट, थर्ड पार्टी मतलब कंसल्टेंट है, सो वो जो ढूंढ रहा है उसके लिए कंपनी रेडी है कि नहीं है. पहले तो कंपनी की विलिंगनेस बहुत जरूरी है कि वो कंपनी वाकई इस पे वर्क करना चाहती है, कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, उसको वो एक्सेप्ट करती है फैक्ट को. फिर उसके प्रॉब्लम्स को कंसल्टेंट बताएगा कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस नहीं अचीव हो रही है. अब जो थर्ड पार्टी है वो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के बारे में डायलॉग पेश करेगा, मतलब शो करेगा. डायलॉग मतलब कि डाटा एनालिसिस और जो भी उसने एविडेंसेस निकाले हैं कॉन्फ्लिक्ट के बारे में वो दिखाएगा. फिर इंटरवेंशन टैक्टिक्स में हम कन्फ्रंटेशन का पूरा स्ट्रक्चरिंग करता है और उसके बाद डायलॉग्स उनको बताते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है. तो थर्ड पार्टी का इंटरवीन होना बहुत जरूरी है, वो चाहे डायरेक्टली होगा या इनडायरेक्टली होगा, लेकिन वो उनको बताएगा कि प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट कर रही है. नेक्स्ट इंटरवेंशन है ग्रिड ओडी फेज 3. अगेन ये इंटर ग्रुप रिलेशनशिप्स के लिए ही है. फोकस इनका यही है कि दो ग्रुप्स के बीच के रिलेशन पे वर्क करना. तो इसमें ग्रुप जो इनइफेक्टिवली वर्क कर रहा था और विन लूज वाली सिचुएशन उसमें आ रही थी, तो अब इनका मेन आइडिया ये रहता है कि ये इनके बीच में रिलेशन इतना अच्छा हो जाए कि वो एक आइडियल मॉडल का एग्जाम्पल दें कि इंटर ग्रुप रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए. उस लेवल तक हम इनको ले जाना चाहते हैं इन ग्रुप्स को. तो जो डायनामिक्स है वो एक्सप्लोर किए जाते हैं दोनों ग्रुप्स के बीच में कि क्या क्यों इशू आ रहा है, और इस फेज में हम टीम्स के बारे में, टीम्स के
मेंबर्स, कुछ मेंबर्स, सिलेक्टेड मेंबर्स, स्पेसिफिकली जो मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं वो लोग होते हैं जिनको जो ट्रेंड होते हैं, जो थोड़े समझदार होते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं दोनों टीम से और उनके बीच में फिर इश्यूज के बारे में डिस्कशन चलाते हैं। सो इन एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेज में जब ये मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं तो ये एक रेजोल्यूशन पे आते हैं और उसके बाद फिर अपनी टीम को भी उस बारे में एड्रेस करते हैं। एंड लास्ट इंटरवेंशन जो इस ग्रुप में है वो है सर्वे फीडबैक। सो ये इसमें सिस्टमेटिकली हम डाटा को कलेक्ट करते हैं सिस्टम के, मतलब जिसके ऊपर भी हमें वर्क करना है। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट भी हो सकता है। उसके डाटा हम कलेक्ट करते हैं, उसका फीडबैक पूरा जो भी हमें मिला है वो डाटा के एनालिसिस करके इंडिविजुअल के बारे में या ग्रुप के बारे में वो ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। और हर एक लेवल का भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। अगर पूरा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है तो उसके हर एक लेवल का करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का एक डिपार्टमेंट है तो एक डिपार्टमेंट का करेंगे। अगर एक इंडिविजुअल के बारे में पता करना है तो एक इंडिविजुअल का करेंगे। अब उस डाटा को एनालाइज किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा, करेक्टिव एक्शन स्टेप्स डिजाइन किए जाएंगे और फिर दो मेजर कंपोनेंट जो उसके होते हैं वो होता है कि क्लाइमेट और एटीट्यूड सर्वे। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है, मतलब कल्चर कैसा है, और एटीट्यूड कैसा है ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का। फिर उसका फीडबैक वर्कशॉप लगती है जिसको हम सर्वे फीडबैक कहते हैं, जिसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं कि टॉप लेवल के जो मेंबर्स हैं हायरार्की में उनके साथ मीटिंग की जाती है और उनको प्लानिंग बताई जाती है कि हमने ये प्लान किया है और ये डाटा कलेक्ट हुआ था, इसका फीडबैक ये आया है। फीडबैक टॉप एग्जीक्यूटिव्स को भी दिया जाता है। जो हर एक सुपीरियर जो बंदा है वो सबऑर्डिनेट के साथ डिस्कशन करता है इसके बारे में और वो फीडबैक के उसको फीडबैक देता है, कंसल्टेंट के सामने होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्योंकि कंसल्टेंट नहीं तो एनालिसिस किया है तो कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, तो कंसल्टेंट इसमें इन्वॉल्व होता है जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कोचिंग एंड काउंसलिंग। सो इसमें टीम बिल्डिंग एंड इंटरग्रुप इंटरवेंशन के बारे में हमने पढ़ा था। सो ये जब हम टीम बिल्डिंग करवाते हैं कि टीम बिल्डिंग सेशंस करवाते हैं, सो उसमें कभी कभी इंडिविजुअल टीम बिल्डिंग सेशन के बाद सोचता है कि मैं अपने बिहेवियर पे भी वर्क कर लूँ, जो ऑप्शनल है, मतलब जबरदस्ती का कुछ नहीं होता इसमें। बट इंडिविजुअल अगर टीम बिल्डिंग के सेशन के बाद ये रियलाइज करता है कि भाई ग्रुप सेटिंग में तो ठीक है मैंने सीख लिया, लेकिन मुझे ऐसा नोटिस होता है कि मुझे अपने ऊपर अपने बिहेवियर पे कुछ और काम भी करना चाहिए, तो वो उस फीडबैक के लिए इंडिविजुअली भी रीच आउट करता है। सो कोचिंग जो है ये वो प्रैक्टिस है जहाँ पे वो इंडिविजुअल्स को सपोर्ट दी जाती है जो उसको चाहिए है, सो दैट वो अपने प्रोफेशनल स्केल्स पे थोड़ा और हाई चला जाए, थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस देने लगे, पर्सनल रिजल्ट्स अच्छे देने लगे। सो इस तरह से वो कोचिंग की हेल्प से ऐसा कर सकता है। सो कोचिंग जब भी हम करते हैं तो वो ग्रुप में भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकती है। अगेन ग्रुप और इंडिविजुअल में तो हो रही है, साथ में इन पर्सन, फोन पे या फिर ऑनलाइन जो वीडियो सेशंस होते हैं उससे भी हो सकती है। तो कोचिंग हम किसी भी तरह से दे सकते हैं। तो जो कोचिंग है वो अगेन डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे एग्जीक्यूटिव कोचिंग, लाइफ कोचिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस कोचिंग, वेल्थ कोचिंग, ये सारे कोचिंग के एग्जाम्पल्स हैं। सो जब हम कोचिंग की बात करते हैं तो बेसिक स्किल्स जो कोचिंग में होती है, जो हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, वो मैनेजर्स में डेवलप करने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि मैनेजर्स का रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में जब वो कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मीटिंग्स में या फिर न्यू कमर्स को एड्रेस कर रहे हैं, तो उन सब में कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम मैनेजर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं कि वो कोचिंग ले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए भी हम करते हैं कोचिंग का काम, कोचिंग को यूज़ करते हैं। एंड देन लीडरशिप एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए भी हम ऐसा करते हैं। तो ये स्किल्स हम जो मैनेजर्स हैं उनको हेल्प करते हैं कि वो मीटिंग्स में यूज़ कर सकें और ग्रुप फैसिलिटेशन में यूज़ कर सकें। 3 टर्म्स हैं जिसको जो अलग अलग है और उनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, जैसे कि इंस्ट्रक्टिंग, कोचिंग, मेंटोरिंग। जब हम इंस्ट्रक्टर्स की बात करते हैं तो इंस्ट्रक्टर्स हमें नॉलेज देते हैं और वो इमीडिएट टास्क के लिए होती है। जैसे आपको अभी कोई काम दिया और उसके बारे में उन्होंने आपको समझाया कि ये ऐसा है, इसके बारे में ऐसा है, तो वो इंस्ट्रक्टर का काम है। कोचिंग जो होती है वो आपके में स्किल डेवलप करती है, और कोचिंग जब आप दे रहे हैं, स्किल डेवलप हो रही है, तो वो अचीवमेंट से जुड़ी हुई होती है, जैसे स्पोर्ट्स के कोच होते हैं उस तरह से।
मेंटोरिंग की बात करें तो मेंटोर्स वो होते हैं जो आपका मेंटल एटीट्यूड चेंज करते हैं, और वो पूरी जिंदगी भर के लिए होती है, होल लाइफ को शेप करने वाली होती है। सो आपको क्या चाहिए है वो आपको इन तीनों से पता चल जाएगा कि इन तीनों में से आपकी प्रेफरेंस क्या है। नाउ अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में अगेन कोचिंग का मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इन दोनों मेथड्स को हम कोचिंग के नाम से जानते हैं। तो अगेन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं जहां हम डिफरेंट टाइप्स की कोचिंग देते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे अलग होता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अलग होती है। सो जो कैजुअल बिजनेस प्रैक्टिस होती है वो भी कोचिंग के ही अंदर आती है, जैसे कि पॉजिटिव सपोर्ट प्रोवाइड करना, पॉजिटिव फीडबैक देना, ओकेशनल एडवाइस देना किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप को, सो दैट वो तरीके निकाल सके कि उनका बिजनेस कैसे इफेक्टिवली ग्रो कर सकता है। फिर कोचिंग अगेन कुछ वर्क बिहेवियर के लिए भी हम देते हैं, सो दैट वो वर्क बिहेवियर को अटेन कर सके पर्सन, उसमें लीडरशिप इम्प्रूव हो जाए, एम्प्लॉय अकाउंटेबिलिटी, टीम वर्क, सेल्स, कम्युनिकेशन, गोल सेटिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये सारी चीज़ें इंप्रूव करने के लिए भी हम कोचिंग देते हैं। 1-to-1 जिसे कहते हैं, ग्रुप कोचिंग सेशंस भी होते हैं, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशनल वर्क भी होता है। सो ऐसे तरह तरह से हम कोचिंग दे सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस जनरली सीनियर लीडर से ये एक्सपेक्ट करता है और मिडिल मैनेजर से कि जो वो कोच की तरह एक्ट करें एंड टीम मेंबर्स को गाइडेंस दे, हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर, जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करने के लिए उनको गाइडेंस दे, पर्सनल ग्रोथ, करियर डेवलपमेंट के लिए उन्हें गाइडेंस दे। और एग्जीक्यूटिव कोचिंग ये बिजनेस कोचिंग से अलग है। एग्जीक्यूटिव कोचिंग में 1-to-1 रिलेशनशिप होता है कोच और क्लाइंट के बीच में, और जो हम इंटरपर्सनल गोल्स होते हैं क्लाइंट के, उसके बेसिस पे हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट है तो हम इसको एग्जीक्यूटिव कोचिंग कहते हैं। ग्लोबल एग्जीक्यूटिव कोचिंग होती है जहाँ पे रीलोकेशन हुआ है क्लाइंट का, मे बी इंटरनेशनली वो कहीं ट्रेवल कर रहा है या डोमेस्टिक लेवल पे भी कहीं रीलोकेट कर रहा है, लेकिन ऐसी जगह है जहाँ के कल्चर के बारे में वो वाकिफ नहीं है, तो वहाँ पे ग्लोबल एग्जीक्यूटिव हम कोचिंग देते हैं, जहाँ पे अगर उसको कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो डिस्कस कर सकता है। पर्सनल कोचिंग होती है जो स्पेसिफिकली एक क्लाइंट और कोच के बीच में रिलेशनशिप होता है, जहाँ क्लाइंट के इंटरेस्ट के ऊपर, गोल और ऑब्जेक्टिव के ऊपर वर्क किया जाता है। तो प्रोफेशनल कोच इंक्वायर करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, क्लाइंट को डिस्कस करेगा जो भी उसको हेल्प चाहिए उसके बारे में, उसके पर्सनल बिजनेस रिलेशनशिप गोल्स के बारे में बात करेगा, स्ट्रेटजीज ये बनाएंगे, डेवलप करेंगे। देन उसके कोई रिलेशनशिप्स है, एक्शन प्लान्स है, उन गोल्स को कैसे अचीव करना है, उसके क्या प्लान्स है, उसके बारे में कोच डिस्कस करेगा। तो जो क्लाइंट होता है वो अकाउंटेबल होता है अपने कोई भी एक्शन के लिए, और जो कोच होता है वो उसके बिहेवियर को नोटिस करता है, उसकी प्रोग्रेस को नोटिस करता है, एक्शन प्लान कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसको बताता है। सो इससे अगर हमें लगता है कि भाई ये जो नीड है क्लाइंट की वो ठीक से सूट नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो हम फिर से उसके प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं। जो क्लाइंट कोच का रिलेशनशिप है ये इन दोनों मिलके ये काम करते हैं। तो जो कोचेज होते हैं वो ह्यूमन मिरर्स की तरह होते हैं, जो उसको ये बताते हैं क्लाइंट को कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है, यानी कि अनबायस्ड पर्सपेक्टिव उसको दिखाते हैं, क्या बाहर की लोग क्या पर्सपेक्टिव रख रहे हैं वो बता देते हैं। तो कोचेज स्पेसिफिक इंसाइट्स एंड स्किल्स क्लाइंट को देता है गोल तक पहुंचने के लिए। तो जो क्लाइंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्होंने क्या अचीव किया और क्या उनको सक्सेस मिली या नहीं मिली, इसमें कोच का कुछ लेना देना नहीं होता। अगेन कोच सिर्फ असिस्ट कर सकता है, वो क्लाइंट के बिहाफ में कोई एक्शन नहीं लेगा, उसको लीड नहीं करेगा, लेकिन और ना ही वो ये प्रॉमिस करेगा कि वो पक्का अपने गोल को अटेन कर पाएगा। ये क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे अपने ड्रीम तक पहुंचता है अंडर द गाइडेंस ऑफ कोच। नाउ अब हम काउंसलिंग की अगर बात करें तो काउंसलिंग एक अदर ही प्रोफेशनल प्रैक्टिस हो जाती है, और स्पेसिफिकली बिहेवियरल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होती है, जिसमें बिहेवियरिज्म, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर एंड अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। इन सब का कॉम्बिनेशन को हम बिहेवियर एनालिसिस कहते हैं। सो जो प्रोफेशनल होते हैं इस प्रैक्टिस में वो बिहेवियर को एनालाइज करते हैं और इंटरवेंशंस बताते हैं कि क्या इंटरवेंशंस करने हैं सो दैट बिहेवियर को चेंज किया जाए, और कुछ बिहेवियरिज्म के जो प्रिंसिपल है उसको वो फॉलो करते हैं अलोंग विद एनालिसिस ऑफ बिहेवियर एंड अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, इन सब को यूज करके। सो प्रोफेशनल प्रैक्टिस में बहुत प्रिसीजन से बताया जाता है कि
कौन से बिहेवियर को चेंज करना है और किसको करने से किसका इफेक्ट कहाँ होगा, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, ये सारा चीज़ें वो बहुत प्रिसीजन से बता सकते हैं प्रोफेशनल्स। तो बिहेवियर एनालिस्ट जो होते हैं ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, और अगर वो लाइसेंस्ड है तो इन्हें लाइसेंस्ड बिहेवियर एनालिस्ट भी कहते हैं। अगेन इनके जो डिसिप्लिन में आप देखेंगे कि बहुत सारे फील्ड्स का इन्फ्लुएंस होता है, मतलब काउंसलिंग भी देखने को मिलेगी इनके डिसिप्लिन में, साइकोलॉजी, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, देन फिजिकल थेरेपी, क्रिमिनल जस्टिस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनके इन्फ्लुएंसेस भी इस डिसिप्लिन में, बिहेवियरल एनालिस्ट के डिसिप्लिन में देखने के लिए मिलेंगे। ट्रेनिंग, सेल्फ डायग्नोस्टिक सर्वेज जो है वो ह्यूमन रिलेशन ट्रेनिंग के लिए यूज़ होते हैं और लेबोरेटरी ट्रेनिंग सेटिंग्स में भी यूज़ होते हैं। सो अगर हमें टीम बिल्डिंग के लिए हम इनको यूज़ करें तो ये यूज़फुल है। और सक्सेसफुल ट्रेनिंग सेशंस में हम ये भी देखते हैं कि कंसल्टेंट है जो इसमें एक्सपर्ट है इसके इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने के लिए, वो तो इसे सक्सेसफुली ट्रेनिंग सेशंस में यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर वो ट्रेंड नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने के लिए, तो वो इसको सही से इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएगा। सो मेंबर्स जो होते हैं, जब भी ये सेल्फ डायग्नोस्टिक सर्वे हम यूज़ करते हैं तो मेंबर्स में हाई ट्रस्ट डेवलप होने लगता है, हाई कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ डिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन जो होती है जनरली ये हेल्प करती है इनको अपने बीच में अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए, क्योंकि उनको पता है उनके अंदर कमी क्या है। तो सेल्फ डिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन जब करेंगे तो क्योंकि मेंबर्स के बीच में ऑलरेडी ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सो वो मिस जज तो नहीं करेंगे एक दूसरे को, है ना। सो अगर जज नहीं हो रहे हैं तो इनमें अंडरस्टैंडिंग बेटर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हर एक इंडिविजुअल को पता होगा कि वो उनमें क्या डेफिशिएंसी है और वो उसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और टीम भी साथ में मिलकर उनको हेल्प कर सकती है। सो असाइनमेंट्स जो हैं उनको भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन किस में क्या स्किल्स हैं। फिर क्वेश्चनेयर टेक्निक से भी हम पता लगा सकते हैं पार्टिसिपेंट्स के बारे में, और एक 2 डायमेंशनल ग्रिड होता है जिसमें हम पता लगाएंगे 2 कॉलम्स में, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर पीपल। इन दोनों कैटेगरी में वो क्वेश्चनेयर होंगे जिसको वो मेंशन करके बता देंगे कि क्या प्रोडक्शन के बारे में उनका क्या कंसर्न है, लोगों के बारे में क्या कंसर्न है। नाउ वर्कशॉप्स जो होती हैं उनका मेन फोकस होता है कि एक इफेक्टिव लीडरशिप और टीम बिहेवियर को डेवलप किया जाए। अगेन इसके एडवांटेज यही है कि सेल्फ डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू आप अगर टीम बिल्डिंग में इसको यूज़ करें तो, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्ट्रेंजर्स है, लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, सो इसीलिए उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। बट अगर हाँ इसमें इसके डिसफंक्शनल कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं टीम बिल्डिंग के टाइम पे, कि जो उसके रिजल्ट आए हैं उसको स्टीरियोटाइप किया जा सकता है और डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं स्कोर को जनरली, कि उनको कोई जज ना करे। सो ये इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं अगर हम कहीं पे इनको सेल्फ डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स को कहीं पे भी यूज़ करते हैं तो। और अगेन बिहेवियर एनालिसिस जब हम करेंगे तो हमारा फोकस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय कुछ और हो जाएगा। सो ओवर डिपेंडेंसी भी फॉस्टर की हो सकती है अगर हम इस पे फोकस करते हैं इस तरह के बिहेवियर को। नाउ जो कंसल्टेंट होता है ना, वो जब भी जजमेंट करे मतलब किसी के बिहेवियर के बारे में कुछ बता रहा है या इंटरवेंशन के बारे में जजमेंट करे कि भाई मुझे ये इंटरवेंशन करना है, तो ये जजमेंट जो भी होगी वो सबको ओपन अप करके बताए, इन्फॉर्म करके बताए कि भाई मैंने ये जजमेंट किया है और इसके लिए मुझे इंटरवेंशन ये लगाना है। अदरवाइज कभी कभी कंसल्टेंट वो चीज़ें यूज़ करने लग जाता है जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल है रादर जो जिसकी रिक्वायरमेंट है। सो ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। बिहेवियर मॉडलिंग ये ट्रेनिंग टेक्निक है जिससे इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। इंटरपर्सनल रिलेशंस में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। और ये अगर आपको याद है या आपने कभी सुना है बैंडुरा सोशल लर्निंग थ्योरी, जो इस पे ही बेस्ड है, जिसमें हम बिहेवियर चेंज, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। तो जो लोग सक्सेसफुली इस बिहेवियर को सीख जाते हैं तो वो लोग होते हैं जिन्होंने एक लिंक स्टैब्लिश कर लिया है कि एक इस पर्टिकुलर बिहेवियर को करने से ये पर्टिकुलर आउटकम होता है। तो जिनको ये लिंक क्लियर हो गया वो तो एक
सक्सेसफुल बिहेवियर शो करेंगे, सही से उस बिहेवियर में एंगेज रहेंगे, लेकिन जो नहीं है उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। सो डिजायर आउटकम के लिए उस इंसान को पहले तो बिलीव करना होगा कि ये बिहेवियर के करने से इसका आउटकम ये आता है। सो बिहेवियर डिस्क्रिप्शन पहले हमें करना पड़ता है। हम जब भी किसी को ट्रेन करते हैं तो हम इसी चीज से स्टार्ट करते हैं कि हमें बिहेवियर डिस्क्राइब करना है, उसको जस्टिफाई करना है कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है जो भी उस बिहेवियर को देख रहा है या एक्टिवली उसको सुन रहा है, उसको किस तरह की फीलिंग आती है जिसके साथ आप वैसा बिहेव कर रहे हो। इंटरपर्सनल स्किल बिहेवियर मॉडलिंग की जाती है। सो जब एक सक्सेसफुल डिसिप्लिन का लिंक डिजायर्ड आउटकम से हमें जुड़ जाता है तो पर्सन जल्दी सीखने लगता है। तो सबसे पहले हमने एक बिहेवियर को डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया, उसका इम्पैक्ट किसी इंडिविजुअल पे या जो इसको देख रहा है और या फिर ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होता है। जब उसने एक्टिवली सुन लिया बंदे ने पूरे कंटेंट के बारे में और फीलिंग्स के बारे में कि दूसरे को कैसा महसूस होता है, दूसरों ने बताया कि उनको ऐसा महसूस हुआ इस बिहेवियर से, तो ये जो पार्टिसिपेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की जा सकती है और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी दिया जाएगा जब बिहेवियरल मॉडलिंग होगी। तो इसमें ये पूरा प्रोसेस अब आगे इन्होंने समझाया कि कैसे कैसे किया जाता है जब हम ट्रेनिंग देते हैं। तो मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है बिहेवियर को लेके। फिर ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन किया जाता है, हर एक बिहेवियर के लिए 10 डिफरेंट तरीके बताए जाते हैं, मॉड्यूल्स तैयार किए जाते हैं ट्रेनिंग के, और 10 प्रॉब्लम सिलेक्ट कर ली जाती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मेजर हैं। जब 10 प्रॉब्लम्स है हर एक के लिए मॉड्यूल तैयार किया। अब स्पेसिफिक जो बिहेवियर है उसको एग्जिबिट करता है एक मॉडल और दिखाता है कि उसके उस बिहेवियर से क्या हुआ, और अगर उसका पॉजिटिव वे में उस बिहेवियर को एक्ट किया जाए तो किस तरह से अच्छा आउटकम मिलता है। सो जब हम उस मॉडल को करते हुए देखेगा कोई भी एम्प्लॉय कि भाई ये बिहेवियर करने से ये सक्सेस मिलती है, तो और इसकी ये जो ट्रेनिंग है ये वीकली चलेगी और 4 घंटे तक के लिए चलेगी, इस तरह से शेड्यूल की जाएगी और ग्रुप्स में होगा। अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाएंगे और हर एक ग्रुप को इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग सेशन में प्रॉब्लम सिचुएशन अनाउंस की जाएगी और उसको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद जो पार्टिसिपेंट है वो वीडियो टेप में देखेगा कि मॉडल ने कैसे सक्सेसफुली उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और कैसे स्पेसिफिक बिहेवियरल स्किल को यूज किया है। अब जो ट्रेनी है उससे वो बिहेवियरल स्किल डिस्कस की जाएगी, उससे रोल प्ले करवाया जाएगा उसी सिचुएशन का, और उसको फीडबैक दिया जाएगा जो ग्रुप देगा और ट्रेनर देगा उसकी परफॉर्मेंस का। तो रोल प्लेइंग तब तक कंटिन्यू होगी जब तक कि पार्टिसिपेंट ना अच्छे से सक्सेसफुली उस स्किल का मास्टर नहीं बन जाता। फिर इसको एक्चुअल जॉब कंडीशन में प्रैक्टिस कराया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि वो कैसा फील कर रहा है इस पे काम करके। तो ये इस पूरे को हम बिहेवियर मॉडलिंग कहते हैं। मेंटोरिंग, मेंटोर वो लोग होते हैं जो इन सारे कैटेगरी में लाई कर सकते हैं, जैसे कि ट्रस्टेड फ्रेंड हो गया, काउंसलर, टीचर, कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ये आपके मेंटोर बन सकते हैं। तो मेंटोरिंग प्रोग्राम जब कुछ प्रोफेशंस होते हैं जो मेंटोरिंग प्रोग्राम्स में अपना नाम डालते हैं या ना एडमिशन्स लेते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस लोगों के साथ पेयर कर दिया जाता है, और एक्सपीरियंस पर्सन जो है क्योंकि वो हायर लेवल पे है सो वो एडवाइस भी करता है और अपना खुद जब एडवांस होता है तो वो खुद का एग्जाम्पल भी और उसके एग्जाम्पल से ये सीख जाते हैं। जो मेंटोर्स होते हैं अगेन वो एक्सपर्ट होते हैं, और जो लेस एक्सपीरियंस्ड होता है वो उसके अंडर काम करता है और सीखता है। सो कहाँ कहाँ हेल्प मिलती है मेंटोर से, हमें करियर में मिल सकती है, एजुकेशन में मिल सकती है, नेटवर्क बनाने में मिल सकती है। तो मेंटोरशिप टेक्निकली एक पर्सनल डेवलपमेंटल रिलेशनशिप है जहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन, ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन लेस एक्सपीरियंस लेस नॉलेजेबल पर्सन को गाइड करता है, हेल्प करता है। सो जो रिसिपिएंट होता है जो मेंटोरशिप ले रहा है उसको हम प्रोटेगे या प्रोटेगी
अप्रेंटाइज या फिर मेंटी कहते हैं। इनमें से आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हो सीखने वाले के लिए। सो मेंटोरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है, रिलेशनशिप बेस्ड होता है। और यहाँ पे एक बड़ी सी डेफिनेशन आई है मेंटोरिंग की, ये इसमें बोला है कि ये वो प्रोसेस है जहाँ पे इनफॉर्मल नॉलेज का ट्रांसमिशन होता है, सोशल कैपिटल है ये एक तरह की, और साइको सोशल सपोर्ट रिसिपिएंट को मिलता है जो उसके करियर, वर्क और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, रेलिवेंट होता है। मेंटोरिंग अगेन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये फेस टू फेस होती है जनरली, और ये कुछ लंबे टाइम तक चलती है, सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है। और ये जो दोनों पर्सन है, एक मेंटोर है और एक मेंटी है, ये एक रेलिवेंट नॉलेज के लिए वर्क करते हैं। मतलब मेंटोर के पास रेलिवेंट नॉलेज, विजडम और एक्सपीरियंस होता है, और जो मेंटी होता है वो परसीव्ड पर्सन है, मतलब परसीव कर रहा है, वो नॉलेज को ले रहा है, और उसमें लेसर इन चीज़ों का कंटेंट है। नाउ जो फोकस होता है मेंटरिंग में वो होता है पर्सन को एज अ होल डेवलप करना। वो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं इसमें, तरह तरह की बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जो यूज़ की कर सकते हैं, हम अप्रोप्रिएटली यूज़ कर सकते हैं। और ये 1995 में मेंटोरिंग टेक्निक्स स्टडी की गई थी। उसमें से कॉमनली जो टेक्निक्स हैं, 5 टेक्निक्स के बारे में बताया है। यह है अकम्पनिंग, सोइंग, कैटलाइजिंग, शोइंग, हार्वेस्टिंग। ये 5 टेक्निक्स बताई गई हैं। ये कौन कौन सी है? अकम्पनिंग का मतलब होता है एक केयरिंग वे में कमिटमेंट देना, और इसमें जो पर्सन है वो खुद भी सीख रहा है, मतलब मेंटोर भी सीख रहा है, और साइड बाय साइड दूसरे को भी सिखा रहा है। जैसे अभी जो मैं कर रही हूँ वो मैं भी सीख रही हूँ और आपको भी सिखा रही हूँ। जो मैंने सीखा वो मैंने आपको सिखाया, मेरे लिए भी ये नया है। ये अकम्पनिंग हो गया। नाउ सोइंग में क्या होता है कि जो सामने वाला लर्नर है वो जब तक उसको बोला ना जाए कि भाई तुम्हारे को इस चीज की जरूरत है, और वो जब तक खुद को उसको समझ नहीं आएगा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तब तक वो नहीं सीखेगा। तो उसको कन्फ्रंट करना पड़ता है कि भाई तुम्हें इस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा करके। लेकिन सोइंग नेसेसरी तब होती है जब आपको पता है कि जो आप बोल रहे हो वो उस इंसान को तब समझ आएगा जब उसको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, या वो एक्सेप्ट करेगा कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत है। सो तभी उसके लिए वो चीज़ सेंस करेगी। ये सोइंग होता है। जैसे मैं कभी कभी आपको समझाती हूँ कि आगे ये करना ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी करना ज़रूरी है, तो कई लोग तो सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जिनको समझ आता है कि हाँ मैंने सही बात बोली है, वो करेंगे और वो तभी बात मानेंगे। तो सोइंग वही चीज़ है कि व्हेन यू नो दैट व्हाट यू से मे नॉट बी अंडरस्टूड और इवन एक्सेप्टेबल टू लर्नर्स एट फर्स्ट। पहले आपको ये एक्सेप्टेबल भी नहीं लगेगा कि क्यों पढ़े भाई, जब सुन लिया सब तो क्यों पढ़े, तब तक आपके लिए वो सेंस या वैल्यू नहीं रखेगा जब तक कि वो सिचुएशन वाकई सर पे ना आ जाए। थर्ड होता है कैटलाइजिंग। कैटलाइजिंग मतलब प्रेशर सिचुएशन जब आती है तो उसको जंप लगवाना, वहां तक पहुंचा देना। तो मेंटोर जो होता है वो लर्नर को प्लंज करवाता है चेंज के लिए, उसको प्रोवोक करता है कि नाउ अब तुम्हें दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी, अपनी वैल्यूज को रीऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये कैटलाइजिंग होता है, यानी जब एकदम आप उस सिचुएशन में आ गए हैं जहां आपका जैसे हो वैसा काम नहीं चल रहा, तब आपको जंप लगा के सब कुछ बदलना पड़ जाता है। जैसे कि एक्टर एक्ट्रेसेस का होता है, उनको कैरेक्टर में आना पड़ता है, तो उनको झट से ट्रेनिंग लेना शुरू करना पड़ता है किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। तो ये कैटलाइजिंग जो मेंटोर है वो गाइड करता है कि कैसे करना है। नाउ शोइंग मतलब खुद करके दिखाना। जो मेंटोर है वो खुद करेगा और इस तरह से करेगा जो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है, खुद का एग्जाम्पल देके करके दिखाएगा। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग होता है कि इसमें इन्होंने बोला है फोकस ऑन पिकिंग द राइप फ्रूट, यानी कि अवेयरनेस क्रिएट करना एक अपने खुद के एक्सपीरियंस से और कंक्लूजन निकालना। जैसे कि उसको कुछ चीज़ें सिखाई और फिर उससे पूछा व्हाट हैव यू लर्नड, हाउ यूजफुल इज इट। तो डिफरेंट टेक्निक्स इसके लिए होती हैं और सिचुएशन पे डिपेंड करेगा हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे और किस तरह का माइंडसेट है मेंटी में कि वो इस चीज को अप्लाई करेगा। फिर सोक्रेटिक टेक्निक ऑफ हार्वेस्टिंग होता है एक, फिर
एकम्पनीमेंट मेथड ऑफ लर्निंग होता है। सो ऐसे कुछ कुछ मेथड्स बताए गए हैं। फिर टीचेबल मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम सिखाते हैं। सो ये पर्सनल क्रेडिबिलिटी जो है ये बहुत एसेंशियल है इसमें, अगर हम क्वालिटी देना चाहते हैं। पर्सनल क्रेडिबिलिटी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी की स्किल। तो जो क्वालिटी मेंटरिंग का तभी हो सकती है जब आप पर्सनल क्रेडिबिलिटी लेते हो कि भाई हाँ ठीक है, मुझे ये स्किल सीखनी ही है, तभी आपको मेंटोरिंग सही से मिलेगी। अगर आप फोकस्ड नहीं हो तो नहीं मिलेगी। मेंटोरिंग रिलेशनशिप ये दो ब्रॉड टाइप्स में होती है, एक फॉर्मल और दूसरी इनफॉर्मल। इनफॉर्मल रिलेशनशिप तो होती है जो अपने आप ही दो पार्टनर्स के बीच में डेवलप हो गई, उसमें हमने कोई एफर्ट नहीं किया। फॉर्मल मेंटोरिंग जो होती है ये स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है और ऑर्गेनाइजेशन भी इसको सपोर्ट करते हैं। इसमें टारगेट पॉपुलेशन होती है एक जिसको हम मेंटोर करेंगे। बिजनेस में अगर देखें तो जो फॉर्मल मेंटरिंग होती है उसमें की एम्प्लॉयज होते हैं या न्यूली हायर्ड ग्रेजुएट्स हो सकते हैं, हाई पोटेंशियल फ्यूचर लीडर्स भी हो सकते हैं। सो इनको हम बिजनेस कंडीशंस में मेंटोर करते हैं। फॉर्मल मेंटोरिंग में आप ये भी देखेंगे कि जो मेंटोर और मेंटी होते हैं ये एक दूसरे को चूज करते हैं। अगर इन्होंने अपने से अपनी मर्जी के नहीं चूज किए तो ये फिर ना फोर्स्ड रिलेशनशिप मानी जाएगी, इनऑथेंटिक रिलेशनशिप मानी जाएगी, जहाँ पे ये एक दूसरे से भागेंगे, एक दूसरे के पास बैठ के कुछ सीखेंगे नहीं। तो फॉर्मल मेंटोरिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं जो वैल्यू ओरिएंटेड होते हैं। और सोशल मेंटोरिंग भी एक होती है। दूसरे टाइप के भी मेंटोरिंग आप देखेंगे जिनका मेन फोकस जो होता है कैरियर डेवलपमेंट हो सकता है। और कुछ और मेंटोरिंग प्रोग्राम्स हैं जो सोशल और वोकेशनल सपोर्ट दोनों ही देते हैं। सो ये कैटेगरीज हैं इनकी। अगर वेल डिजाइन फॉर्मल मेंटोरिंग प्रोग्राम है तो वो गोल भी सेट करेगा, शेड्यूलिंग भी करेगा, ट्रेनिंग भी देगा और इवेल्युएशन भी करेगा जो भी उन्होंने सिखाया होगा उसकी। बहुत तरह के मेंटोरिंग रिलेशनशिप्स हैं जैसे स्कूल में मिलते हैं, कम्युनिटी बेस्ड रिलेशनशिप्स भी होते हैं, ई मेंटोरिंग रिलेशनशिप मतलब आजकल ऑनलाइन भी हो गए हैं मेंटोरिंग रिलेशनशिप। बुअल ने डिस्क्राइब किए थे, आई डोंट नो इसे बुएल पढ़ेंगे कि क्या है, आप देख लेना एक बार नेम का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। इन्होंने डिस्क्राइब किए थे मेंटोरिंग रिलेशनशिप जो जैसे क्लोनिंग मॉडल हो गया। क्लोनिंग मॉडल का क्या मतलब होता है कि खुद के जैसा प्रोड्यूस करना। फिर दूसरा नर्चरिंग मॉडल है। नर्चरिंग मॉडल में होता है कि बिल्कुल पेरेंट फिगर की तरह मेंटोर बिहेव करेगा, एक सेफ एंड ओपन एनवायरनमेंट मेंटी को प्रोवाइड करेगा जहाँ पे वो लर्न भी करेगा और अपनी चीजें भी कर पाएगा। फिर फ्रेंडशिप मॉडल होगा जहाँ पे पियर्स होंगे ज्यादा जो सेम एज ग्रुप के होते हैं। अप्रेंटिसशिप होगा जिसमें पर्सनल एंड सोशल एस्पेक्ट कम होंगे एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस हो। बहुत सारे मेंटरिंग प्रैक्टिसेस हैं यहाँ पे और उन सब के कॉम्बिनेशन को मोजाइक मेंटरिंग कहते हैं। मोजाइक मेंटरिंग जो है ये एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जहाँ पे ये कहा गया है कि हर किसी को सब कुछ नहीं आता लेकिन जिसको जो आता है वो एक दूसरे को सिखा सकता है। ये इसका लॉजिक है। सो जिसको जो आता है वो दूसरे को सिखा दे और दूसरा जो है वो ऑटोमेटिकली लर्न कर रहा है किसी और से। सो इसमें ये चल रहा है। तो जो नॉन ट्रेडिशनल वे है उन लोगों के लिए है ये बेसिकली जो नॉन ट्रेडिशनल है ट्रेडिशनल सेटिंग्स में, यानी कि जैसे समझ लो विमेन इन ए मेल ऑर्गेनाइजेशन, कम विमेन है लेकिन मेल ज्यादा है, या कलर्ड पीपल वाइट लोगों के बीच में, इस तरह से। सो मोजाइक मेंटरिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं वो फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा देखे गए हैं। नेक्स्ट जो है वो है न्यू हायर मेंटोरशिप। न्यू हायर मेंटोरशिप बड़ा इजी सा है और बहुत ऐसी है, जनरल वाला है जो सभी को पता है क्या बोल रहे हैं ये। न्यू हायर मेंटोरशिप में ये बोला है कि जो न्यू कमर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको पेयर किया जाता है एक्सपीरियंस लोगों के साथ, तो उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है और जो मोर एक्सपीरियंस पर्सन है वो एग्जाम्पल के थ्रू उनको एडवाइस भी कर सकता है। सो वो जल्दी जल्दी सीखते हैं। तो न्यू एम्प्लॉय जो आते हैं जब वो अपने सीनियर से के साथ काम कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उस कंपनी में बने रहेंगे, डबल प्रोबेबिलिटी होती है कि उसी कंपनी में रहेंगे क्योंकि उनको मेंटोरशिप मिली है। ये रिलेशनशिप इस तरह का होता है कि वो हेल्प करता है उन्हें करियर ग्रोथ में और इनका रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी बना देता है। जब जो मेंटोर है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी नॉलेज को रिफ्रेश कर ले और एक लीडरशिप की गिविंग बैक वाली क्वालिटी को भी शो कर सके। और जो मेंटी होता है ऑर्गेनाइजेशन में जिसको
मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है मेंटोर से, वो अच्छे से उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान पाता है, ऑर्गेनाइजेशन के का कल्चर क्या है, उसमें क्या ऑपरेशंस चलते हैं, इस तरह के चीज़ों के बारे में उसको ज़्यादा पता चलता है। सो उसकी नेटवर्किंग बढ़ती है, वो लोगों को ज़्यादा जानने लगता है, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो जाता है कंपनी के साथ, और उसको अच्छे से एडवाइस भी मिलती है। बुलिस जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो मेंटरिंग प्रोसेस होता है ना, ये फेज्ड प्रोसेस मॉडल है, यानी एक ही वन गो में सब कुछ नहीं होता, ये वन बाय वन होता है। शुरू में तो जो मेंटी होता है उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो मेंटोर के टाइम और एनर्जी के लायक है या नहीं है। जब ये हो गया तो फिर सेकंड स्टेज आता है जहाँ पे उसको कोचिंग दी जाती है, उनके बीच में बॉन्ड स्ट्रांग बनता है, और यहाँ से उसकी कोचिंग शुरू हो गई होती है स्ट्रांग बॉन्डिंग के बाद। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है सेपरेशन फेज, जहाँ पे मेंटी को एक्सपीरियंस हो जाता है और वो अब अपने आप से चीज़ें करने लग जाता है, ऑटोनॉमी फील करने लग जाता है। और फिर लास्ट फेज आता है जिसको रीडेफिनेशन कहते हैं, जिसमें वो अब रिलेशनशिप इक्वालिटी की हो गई है, क्योंकि दोनों को इक्वल इक्वल आने लगा है, मेंटोर और मेंटी को। सो इसको हम रीडेफिनेशन कहते हैं। हाई पोटेंशियल मेंटोरशिप, ये उन एम्प्लॉयज़ को ग्रूम करने के लिए बनी रहती है जिनमें पोटेंशियल होती है लीडरशिप रोल तक पहुंचने के लिए। सो जो सीनियर लेवल पे जो लीडर्स होते हैं वो इनको ट्रेन करते हैं और कैरियर कोचिंग इंटरेक्शन देते हैं, बहुत सारे सीरीज में बहुत सारी ट्रेनिंग देते रहते हैं। सो ये जो एम्प्लॉयज़ है इनको जब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डाला जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सो उन्हें हर एक डिपार्टमेंट की नॉलेज होती है, कल्चर के बारे में पता चलता है, स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, मेथड्स क्या यूज़ होते हैं वो पता चलता रहता है। तो ये हर एक डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं, उनको पता होता है कि कैसे क्या चीज़ करना है ना। उसके अलावा भी बहुत तरह की मेंटोरशिप होती है, जैसे कि एडुकेशन में होती है मेंटोरशिप, जहाँ पे स्टूडेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, कैसे प्रोग्राम कंप्लीट करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे होता है। देन एजुकेशन के ऊपर होता है, अगर वो ट्रांजिशन फेज में जा रहे हैं, एजुकेशन से वर्कफोर्स के लिए जा रहे हैं, सो उसमें कैसे उनको गाइडेंस चाहिए, वो सारी चीज़ें होती है। देन ब्लेंडेड मेंटोरिंग होती है, जो ऑन साइट एंड ऑनलाइन इवेंट्स के कॉम्बिनेशन से होती है। यहाँ पे करियर काउंसलिंग दी जाती है, कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जो उनको कहीं नई प्रैक्टिस में यूज़ होंगी, और अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको मिलेंगी उसमें अडॉप्ट करने में इजी रहेगा। इस तरह की सर्विसेज भी डेवलप की जाती है इनके अंदर। रिवर्स मेंटोरिंग होता है, जहाँ पे जो मेंटी है वो ओवरऑल एक्सपीरियंस उसको ज़्यादा है लेकिन नॉलेज कम है, और जो मेंटोर है वो एज में यंग है मेंटी से, लेकिन उसको नॉलेज ज़्यादा है। जैसे कि बच्चों को आजकल कंप्यूटर्स और लैपटॉप की बहुत और फोन्स की बहुत ज़्यादा पता होता है, स्मार्टफोन के बारे में, लेकिन जो एजेड लोग हैं उनको नहीं पता होता है। सो इस तरह का। देन बिजनेस मेंटोरिंग होता है, जहाँ पे बिजनेस के जो वो टाइकून टाइप के लेवल के जो लोग होते हैं वो मेंटोर होते हैं, जो गाइड करते हैं बिजनेस ओनर्स को, नए एंटरप्रेन्योर्स को, जिन्होंने नया नया बिजनेस खोला है ऐसे। सो इस तरह से वो लोग सीखते हैं कि बिजनेस को कैसे रन करना है, कैसे सिचुएशंस में किस चीज़ को कैसे फेस करना है, इस तरह के इनको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। जो बिजनेस प्रोफेशनल्स होते हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, और वो बहुत सक्सेसफुल भी रहे अपने बिजनेस में। तो अब जब वो रिटायरमेंट पे आ गए तो अब इसी को ही वो अपना जॉब मान लेते हैं, जहाँ पे वो मेंटोरिंग करते हैं। और मोटिवेशन, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। अगेन मोटिवेशन जो है ये सबका अलग अलग होता है, हर एक पर्सन का, और टाइम के साथ हो सकता है मोटिवेशन भी चेंज होता रहे। सो जो एक चीज़ एक इंसान के लिए मोटिवेशन है हो सकता है दूसरे के लिए ना हो, लेकिन ये वेरी भी करता है। दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है डिस्ट्रक्टिव मोटिवेशन, एक होता है कंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन। अगेन डिस्ट्रक्टिव मोटिवेशन का क्या मतलब है, जैसे डरा धमका के एम्प्लॉयज से काम करवाना, ये डिस्ट्रक्टिव मोटिवेशन है। वो काम तो करेंगे लेकिन कुछ टाइम के बाद वो छोड़ देंगे वो काम करना, जब वो डर हट जाएगा। तो सोर्स हट गया तो वो काम भी करना छोड़ देंगे, लेकिन काम करके देंगे। तो वो इसीलिए मोटिवेटेड है क्योंकि उनको मालूम है कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो होती है मोटिवेशन की, वो ये कहती है कि इसमें हम लॉन्ग पीरियड तक चलेगी और ये इफेक्टिव भी रहेगी। सो बहुत सारे मोटिवेटर्स होते हैं, जैसे सबके अलग अलग होते हैं। मैंने जैसे बताया, मनी हो सकता है, उनका फेम हो सकता है, देन टाइम ऑफ
छुट्टी मिल जाए, थोड़ा सा मी टाइम मिल जाए, वो मोटिवेशन हो सकता है। प्रमोशन मोटिवेशन हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल गई लर्न करने की, सोशलाइज करने की मिल गई, रिलेशनशिप की मिल गई, ये सारे मोटिवेटर की तरह काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी हो सकता है अगर आप सोच सकते हो तो। सो अगेन जब भी हम लोगों को मोटिवेट करते हैं तो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उनका मोटिवेशन है कहाँ पे। और लॉन्ग टर्म मोटिवेशन लोगों में तभी आता है जब वो खुद से मोटिवेट होते हैं। मतलब हमें किसी को मोटिवेट करने के लिए किसी और इंसान की जरूरत नहीं होती, आपको खुद ही अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि मैं किस चीज से मोटिवेट होता हूँ और उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो लीडर्स सिर्फ एनवायरनमेंट सेट कर सकते हैं जिसमें इंसान मोटिवेटेड फील कर सकता है, अदरवाइज काम अपने को खुद ही करना पड़ेगा मोटिवेट होने का। लीडर्स अगर अंडरस्टैंड कर लिया कि इंडिविजुअल की नीड क्या है, ग्रुप्स की नीड क्या है, तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं। अगेन ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, क्या स्ट्रेटजीज है, उनको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा एम्प्लॉयज की खुद के गोल्स और नीड के हिसाब से। यहाँ दो थ्योरीज के बारे में बात की गई है, थ्योरीज ऑफ मैस्लो एंड थ्योरी ऑफ हर्ट्सबर्ग। सो मैस्लो ने जैसे बेसिक नीड्स के बारे में बात की थी, तो एम्प्लॉय की जब बेसिक नीड फुलफिल हो जाती है, जो उसकी नेसेसिटी होती है बेसिक नीड, तो अब वो क्या समझता है कि उसको सेल्फ एस्टीम की नीड को फुलफिल करे। वो कैसे करेगा? जब उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी, उसको ऑटोनॉमी मिलेगी अपने वर्क में, तो उसको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा जिसमें उसको खुद वो कॉम्पिटेंट है करने के लिए। तो वो उसके बाद फिर नेक्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट आ जाती है पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस। क्या ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस बनाए हैं जो उसको मोटिवेट करता है? अगर वैसी पॉलिसीज नहीं है तो फिर वो डिमोटिवेट फील करेगा। हर्ट्सबर्ग ने बोला था कि जो पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना, इसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है मोटिवेशन के ऊपर। अगर वो नहीं है तो 36% चांसेस है कि बंदा मोटिवेटेड फील नहीं करेगा। तो प्रोसेसेस पॉलिसीज मोटिवेट करती है इंडिविजुअल को। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव है, अगर वो अलाइन नहीं करेंगी पॉलिसीज और प्रोसेसेस के साथ, तो भी वो डिमोटिवेटेड फील करेगा। तो बेसिक प्रिंसिपल्स जो है, जो गाइड करते हैं, जो हमें याद रखना चाहिए मोटिवेशन के लिए, वो ये है कि जब भी हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने की बात करते हैं तो हमेशा याद रखो कि ये खुद से ही शुरू होता है। मोटिवेशन एम्प्लॉय के अंदर से आना चाहिए और ये एक एंथुसियाज्म कंटेजियस होता है। यानी कि अगर सुपीरियर जो लेवल पे लोग हैं वो एंथुसियास्टिक है जॉब को लेकर, तो जूनियर्स ऑटोमेटिकली उन्हें फॉलो करते हैं। सो अपने से ही मोटिवेशन आता है और ये हमें समझना होगा। और अपना मोटिवेशन क्या है वो एम्प्लॉय को खुद ढूंढना पड़ेगा। हमेशा जो गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो एम्प्लॉय के गोल के अलोंग ही अलाइन करना चाहिए। यानी कि मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स को ये पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय का मोटिवेशन क्या है, उसके गोल क्या है, वो क्या चाहता है अपनी लाइफ से, अगेन उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा। और ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या है, उसके हिसाब से वर्क कर सकते हैं। देन मोटिवेशन अगर हमें एम्प्लॉयज में लाना है तो ये भी देखना पड़ेगा उनको क्या मोटिवेट करता है। अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होगी, जैसे पहले हम बात कर चुके हैं। एम्प्लॉय को सपोर्ट करना जरूरी है, तभी वो मोटिवेटेड फील करेगा। तो वो प्रोसेस इस तरह का होना चाहिए जो उसको मोटिवेट करे। सो जो ऑनगोइंग प्रोसेसेस है वो हमेशा तो एक जैसे होंगे नहीं। एनवायरनमेंट चेंज होगा, ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम चेंज होगा, प्रोसेस चेंज होगा, तो मोटिवेशन जो है वो बदलता रहेगा। तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता मोटिवेशन। अगेन एक और चीज़ जो ध्यान में रखने वाली बात है ये कि हमेशा एम्प्लॉयज को सपोर्ट करना चाहिए उनके मोटिवेशन को ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के साथ। यानी उनकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स पे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करना चाहिए, सो दैट एम्प्लॉयज जो हैं वो मोटिवेटेड फील करे कि हाँ, हमारे को कहीं से सेफ्टी सिक्योरिटी मिल रही है, हमारे अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन सोचता है, हमारे बारे में सोचता है। सो स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो जाए तो भी वो एम्प्लॉयज को हेल्प करता है। आगे कुछ स्ट्रेटजीज है जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकती है, वो हम पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट है प्रोवाइडिंग ए नर्चरिंग एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट अच्छा है, एम्प्लॉय जहाँ पे ये फील करता है कि उसकी केयर हो रही है, तो मोटिवेटेड फील करेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। एम्प्लॉय की नीड को एसेस करना ज़रूरी है। उनको अगर काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए या पेस्टोरल केयर मिल जाए तो भी वो केयर्ड फील करते हैं। तो ये डायरेक्ट कोरिलेशन है एम्प्लॉय की हेल्थ का और ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ का। सेकेंड है एनकरेज पर्सनल ग्रोथ। एम्प्लॉय जहाँ अपने फॉलोइंग एरियाज में हम काम कर सकते हैं, मतलब एम्प्लॉय लिख सकता है। नंबर 1, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, क्या उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उसके गोल्स एंड ड्रीम्स क्या हैं फ्यूचर के लिए। तीसरा, वो किस
तरह का सुपरवाइजर से एक्सपेक्ट करता है कि वो किस तरह से उन्हें मोटिवेट करे और उनके गोल तक पहुंचने के लिए उनको हेल्प कर सकता है, कैसे असिस्ट कर सकता है ये। सो जब उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दी जाएगी, एरियाज में काम दिया जाएगा, उनको इम्प्रूवमेंट करवाया जाएगा उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, तो वो इफेक्टिवली वर्क भी करेंगे और उनका जॉब प्रोफाइल और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाएगा। सो एम्प्लॉयज़ को ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ, हमारे लिए कंपनी कुछ सोचती है। थर्ड इज एम्पावर एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को अगर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, सो वो सही से डिसीजन ले पा रहे हैं, अब प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं ट्रेनिंग की वजह से, तो वो एम्पावर्ड फील करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ओनरशिप लेते हैं और उनको ये लगता है कि कंपनी हम पे ट्रस्ट करती है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है उन्हें। तो टॉप डाउन मेथड, सुपरवाइजर को थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहना पड़ेगा। हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, उसकी मोटिवेशन भी डिफरेंट होती है। सो कोई ज़रूरी नहीं है किसी का मनी है तो दूसरे का हो सकता है सपोर्ट हो, उसको कोवर्कर्स के साथ अच्छा एनवायरनमेंट मिले, वो उसकी नीड हो, या कुछ और भी नीड हो सकती है। तो हमें पहले ढूंढना पड़ेगा कि उनकी नीड्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, और ये सर्वे या क्वेश्चनर मेथड से हो सकता है। नेक्स्ट इज इंसेंटिव, मनी, गिफ्ट कार्ड, गिफ्ट वाउचर्स, वेकेशन ट्रिप्स, ये वाली चीज़ें की जा सकती है, लेकिन ये सब करने से पहले, इंसेंटिव देने से पहले उनसे पूछ लिया जाए कि उन्हें क्या चाहिए। देन रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एम्प्लॉयज़ को रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड की जाए कि भाई तुम्हारे कंट्रोल में ये टास्क है, तुम कैपेबल हो, हम तुम पे ट्रस्ट करते हो, तुम ये कर सकते हो, और उनको चॉइसेस दी जाए कि क्या काम वो कर सकते हैं बेटर तरीके से, तो ये बिजनेस के लिए भी बहुत सही रहता है और उनको भी फील गुड फैक्टर आता है और वो ज़्यादा कमिटेड होकर काम करते हैं। प्लीजेंट वर्क एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर एनवायरनमेंट सपोर्टिव है, कोवर्कर सपोर्टिव है, मैनेजमेंट केयर करता है, तो ये बहुत लॉन्ग वे जाता है चीज़। इंटरेस्टिंग वर्क अगर उनके मन का है तो वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर उनको ज़बरदस्ती कोई काम थोप दिया जाए जो उन्हें नहीं आता और वो इंटरेस्ट नहीं लेते, या मोनोटोनस वर्क है तो वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो एम्प्लॉयज़ को वो टास्क दिया जाए जिसको वो एंजॉय करते हैं और अपने आप को प्रूव कर सके, सो वो एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखता है। सुनना बहुत ज़रूरी है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके कंसर्न के बारे में, और उसको सीरियसली लेना चाहिए। देन रिवार्ड गुड वर्क, हमेशा जो एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है उसको रिवार्ड देना चाहिए, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दे दिया, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दे दिया, या थैंक यू बोल दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज शेयर बिजनेस सक्सेस। बिजनेस अगर सक्सेसफुल हो रहा है एम्प्लॉयज़ के, तो एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म किया जाए कि क्या रिव्यू देना चाहिए उनको कि भाई ये बिजनेस ने अब तक किया है और यहाँ पहुँचा है अपना बिजनेस, और उसके बेसिस पे अगर कुछ अच्छा गोल अचीव किया है तो उनको रिवार्ड भी देना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी, अगर जॉब सिक्योरिटी है, ऐसी पॉलिसीज़ बनी है जिससे वो सिक्योर फील कर रहे हैं और उनको ये पता है कि उनको ऐसे फायर नहीं किया जाएगा, उनको भगा नहीं दिया जाएगा, अचानक से रेजिग्नेशन लेटर नहीं पकड़ा दिया जाएगा, तो वो ज़्यादा सेफ फील करते हैं, वो चाहिए है उनको। नेक्स्ट प्रमोशन एंड ग्रोथ, अगर उनको टाइमली प्रमोशन मिल रहा है, उनको ग्रोथ मिल रही है, गोल अचीव करने का मौका मिल रहा है, तो मोटिवेटेड फील करते हैं। सो इसके लिए हम टाइमिंग फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जैसे सिक लीव दे देना, अगर बीमार है तो उसको बोल दो कि चलो तुम थोड़ी देर में आ जाना, इमरजेंसी सिचुएशन में उनको पेनलाइज नहीं करना। देन फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल दे देना, वीक में जिस दिन वो ऑफ लेना चाहते हैं उस दिन ऑफ दे देना। देन पॉजिटिव एटीट्यूड होना मैनेजमेंट का बहुत ज़रूरी है, निगेटिव बिहेवियर को कम करना एंड पॉजिटिव मैनेजरियल बिहेवियर को बढ़ाना, ये इंपॉर्टेंट है। टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को एंगेज करना चीज़ों में, वो इंपॉर्टेंट है। एंड देन लास्ट इज कॉम्पिटिटिव सैलरी। कॉम्पिटिटिव सैलरी हेल्प करती है एम्प्लॉय को, वो हमेशा सेटिस्फाइड फील करता है कि ठीक है मैं ये डिजर्व करता हूँ, मुझे ये मिल रहा है, तो वो खुश रहता है, उसको ये नहीं लगता कि मैं अंडर पेड हूँ, मुझे सही से पेमेंट नहीं मिल रहा। तो कॉम्पिटिटिव सैलरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 4, दैट मीन्स ये सबसे लास्ट यूनिट थी ब्लॉक 4 की MPCE 033। और आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें ये वीडियो बाकी स्टूडेंट्स के साथ, एंड डू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।